नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का एक नए लेसन के साथ। आज हम हैं तो हमारा एक निबंध है व्यंग्यात्मक निबंध है ये हरिशंकर परसाई का ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो इस निबंध में क्या है कि इसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है यहाँ की, तो उस पर ये व्यंग्य किया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई, जो एक व्यंग्यकार के रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं, उनका थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म है 22 अगस्त 1924 में इनका जन्म हुआ। हिंदी व्यंग्य इतिहास में नायक के रूप में स्थापित हरिशंकर परसाई उन विरल रचनाकारों में अग्रणी है जिन्होंने अपनी रचनात्मक लेखकीय पराक्रम में हिंदी गद्य लेखन में व्यंग्यात्मकता को सृजनात्मक लेखन के रूप में मान्यता दिलाई है। उनसे पहले हिंदी का व्यंग्य लेखन मात्र मनोरंजन मात्र था, मनोरंजन का एक साधन था व्यंग्य। लेकिन इन्होंने अपने लेखन में जीवन के ज्वलंत प्रश्नों, समस्याओं और विडंबनाओं को पूरी संवेदनाओं के साथ न केवल दिखाया है, बल्कि विसंगतियों, विद्रुपताओं और असंगतियों पर भी प्रहार किया है कि जो व्यवस्था चल रही है उस पर एक व्यंग्य किया है। इसमें केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, ये एक व्यंग्य करके ही एक जागृति का एक क्षेत्र इन्होंने निश्चित किया है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी और तह की खोज जैसी कृतियां उन्होंने हिंदी को दी हैं। इनका जो ये निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विसंगतियों और विडंबनाओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। देश में हो रहे चहुमुखी विकास को वे नाकाफी बताते हैं। उन्हीं ने इसी पर ही व्यंग्य किया है कि जो आज तक जो विकास हुआ है वो इतना काफी नहीं है। राजनीतिक दलों की देह के प्रति अरुचि के बढ़ते भार पर भी व्यंग्य किया है। सब जन अपने अपने रत हैं, अपने अपने में रत हैं, देह के प्रति कोई सजग नहीं है, चिंतित नहीं है देश के प्रति, क्योंकि जो हो रहा है सब अपने लिए ही कर रहे हैं। देश के लिए क्या करना है, क्या हो रहा है, उसके लिए कोई भी सजग नहीं है। इसी पर करारा व्यंग्य इन्होंने किया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। 4 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा देख चुका हूँ। एक ये जब भी लिखते हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई तो स्वयं कथा का स्वयं ही बनते हैं ये। तो 4-5 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा देख चुका हूँ दिल्ली में। 5वीं बार देखने का मुझ में साहस नहीं है। आखिर क्या बात है कि हर बार गणतंत्र समारोह है तो देखता हूँ जब मौसम बड़ा ही क्रूर होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम क्या है, दिल्ली की तो वैसे ही जो ठंड है वो प्रसिद्ध है। 26 जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही मौसम की भी अपनी अर्थनीति नहीं है। तो इसमें व्यंग्य क्या है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर व्यंग्य हो गया। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं, वैसा ही मौसम की भी कोई नीति नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पौंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का जो मौसम है वो कश्मीर से, सिक्किम से, राजस्थान आदि तय करते हैं कि इनमें जो ठंड पड़ती है तभी वहाँ की जो ठंड है वो अधिक होती है। इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मान लूँ कि जिस साल मैं समारोह देखता हूँ उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसी ही धूपहीन बिना धूप के होती है। हर साल 26 जनवरी है वो ठिठुरती ही ठंड में होती है मौसम, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता ही है। ऐसी बात नहीं कि जो मौसम पर व्यंग्य इसमें नहीं है। इसमें राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य है। केवल एक नाम से इन्होंने दिया है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब कांग्रेस टूटी ही नहीं थी तब मैंने कांग्रेस मंत्री से पूछा कि क्या बात है कि हर गणतंत्र दिवस पर सूर्य छिपा रहता है, सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते।
उन्होंने कहा जरा धीरज रखिए कि कांग्रेस के जो मत हैं, वहाँ के जो राजनेता हैं उनसे पूछते हैं, जरा धीरज रखिए, हम कोशिश में लगे हैं कि सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है, वक्त लगेगा, हम सत्ता के कम से कम 100 वर्ष तो आप हमें दीजिए। सूर्य का निकलना कोई आसान बात नहीं, लेकिन एक सत्ताधारियों की एक पक्षवादिता जो दिखाई गई है, राजनीतिक पर ही व्यंग्य है। दिए सूरज को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए आपको, मगर हर साल उसका कोई छोटा मोटा कोना निकलता तो दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल लेंगे। इधर जब कांग्रेस के फिर 2 हिस्से हो गए, तो मैंने एक इंडिकेट कांग्रेसी से पूछा। उसने कहा, हम हर बार सूर्य को बादलों से निकालने की कोशिश तो करते रहते हैं, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते हैं। हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य बाहर निकाल कर बताएंगे। एक सिंडिकेट पास खड़ा सुन रहा था तो बोल पड़ा कि यह लेडी जो कि प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गई है, वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को निकालो। उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे उनका प्यारा सा लाल सूरज निकलेगा। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है, क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता। एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि जो व्यंग्य है ये मौसम पर नहीं है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया गया है दिल्ली की। मैं संसोपोई भाई से पूछता हूँ, वह कहता है कि सूर्य गैर कांग्रेस पर अमल कर रहा है। उसने डॉक्टर लोहिया के कहने से सारा पार्टी का फॉर्म भर दिया था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री के सलामी लेते हुए कैसे कह सकता है किसी कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना तो सूर्य क्या उसके अच्छे से निकल पड़ेंगे। जनसंघी भाई से मैंने पूछा कि उसने साफ कह दिया कि सूर्य तो सेक्युलर होता है तो सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि भगवान अंशुमाली को निकाल लेगी। हमारे राज्य में सूर्य निकलेगा ही निकलेगा। फिर साम्यवादी हैं वहीं खड़े हैं, पार्टियों की बात चल रही है अलग अलग कि कोई कहता है कि हाँ ऐसा मौसम होता है तो हम सूर्य निकाल लेंगे, दूसरा कहता है कि नहीं वो हमारी सत्ता थी, वो किसी के बहकावे में आ गई इसलिए सूरज नहीं निकला। साम्यवादी तो साफ साफ कहते हैं कि यह सब CIA का षड्यंत्र है, 7वें बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी जो वहीं एक नेता खड़ा था वो क्या कहता है कि रूस का पिछलग्गू बनने से और क्या नतीजा होगा कि आप रूस के पीछे चल रहे हैं। प्रोसोपा के भाई ने अनमने ढंग से कहा, वहीं एक पार्टी एक और है कि सवाल पेचीदा है, नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की धूप में गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। राजा जी से मिल न सका, मिलता तो इसके सिवा क्या कहते कि राज में तो तारे निकलते हैं, यह गनीमत है। मैं इंतजार करूंगा कि जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है, क्योंकि उस समय का जो मौसम है वो सावन का मौसम होता है। अगस्त में सावन भादों का संवत होता है, तो उस समय बारिश आ रही होती है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भाग निकले जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती सी बस स्टैंड पर जाती है, उस प्रेमी की ही नहीं छाता चोर की भी उसको याद आती रहती है। स्वतंत्र दिवस भीगता है तो गणतंत्र दिवस ठिठुरता है, क्योंकि मौसम का ही दोनों पर है एक। मैं ओवरकोट में हाथ डाले आज परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी से निकलती है। रेडियो टिप्पणीकार कहता है घोर करतल ध्वनि हो रही है। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रही है। हम सब तो कोर्ट में हाथ डाले बैठे हैं, बाहर निकालने का जी नहीं होता, हाथ अगड़ जाएंगे। इसमें क्या है, दिखावे पर व्यंग्य है कि एक रेडियो कार है जो कमेंट्री जो चलती है वहाँ की कि सभी की करतल ध्वनियाँ आ रही हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने भी कोई तालियां नहीं बज रही, क्योंकि ठंड के कारण कोई भी अपने कोट से हाथ ही नहीं निकाल रहा है। लेकिन हम नहीं बजा रहे, फिर भी तालियां बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोई भी कोट ही नहीं है, केवल वही लोग ही तालियां बजा रहे हैं।
लगता है ठिठुरते गणतंत्र हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की तालियां मिली हैं जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। यानी कि जो उच्च वर्ग है उसको कोई लेना देना नहीं है इस गणतंत्रता से या स्वतंत्रता दिवस से, क्योंकि वो अपने आप में जीना चाहते हैं। जो निम्न वर्ग हैं केवल वही तालियां बजा रहे हैं, केवल उन्हीं को ही इस चीज की जरूरत है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं कि ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है। ये अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर झांकियां हैं वो झूठ बोलती हैं। इसमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए। जलता हुआ घर और आग झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र प्रदेश की जो झांकी थी में हरिजन जलाते हुए दिखाए जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि एक दंगे हुए थे और हमें उम्मीद थी कि आंध्र प्रदेश की जब झांकी निकलती है, हर राज्य की झांकी निकलती है दिल्ली में, तो वहाँ पर वही दृश्य दिखाया जाएगा जो वहाँ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय को ख्याति मिल जाए, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा नहीं है। मेरे मध्य प्रदेश ने तो 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश तो की थी। झांकी की अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे। झांकी में जितने भी अकाल राहत कार्य किए गए थे उसको दिखाया गया था मध्य प्रदेश में, पर सत्य अधूरा रह गया। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था, बल्कि जो वास्तविकता है उसको तो दिखाया ही नहीं गया। घपले के कारण प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन अकाल राहत जो कार्य हुए वो भी एक दिखावे के ही रूप में हुए थे। केवल उन्हीं की ही झांकी यहाँ पर दिखाई गई है। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मास्टर रोल भरते दिखाता, चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के नाम के आगे लगवाता, नेता अफसर ठेकेदार के बीच में लेन देन का दृश्य दिखाता कि किस प्रकार से हुआ था। उस झांकी में यह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों के टाट पट्टी कांड से हमारा राज्य में शुरू हुआ था। टाट पट्टियाँ जो बच्चे बिछाते थे स्कूलों में, उसके कांड प्रसिद्ध हुआ था। मैं पिछले साल की झांकी में यह दृश्य दिखाता कि मंत्री अफसर सारे खड़े हैं और टाट पट्टी को खा रहे हैं। ऐसा दृश्य मैं दिखाता था, क्योंकि जो राजनीति है वो दिखावे का समर्थन करती है, जो मीडिया है वो भी दिखावे का समर्थन करती है। जो हाल झांकियों में वही घोषणाओं का। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। कहाँ पर अटक गया है? अभी सभी दल समाजवाद लाने का दावा करते हैं। समाजवाद यानी कि समाज का ही प्रभुत्व होगा, ऐसी घोषणा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक सपना देखता हूँ कि समाजवाद आ गया है, बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग उसकी आरती सजाकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। पर टीले को घेरे कई तरह के समाजवादी, उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया हूँ कि समाजवाद को हाथ जोड़कर हाथ पकड़ मैं ही वहाँ लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है कि मुझे बस्ती में ले जाओ। समाजवाद क्या कहता है कि मुझे बस्ती में ले जाओ। इस पर भी व्यंग्य है कि कैसी व्यवस्था चलाई जाती है केवल दिखावे के नाम पर। मगर टीले को घेरे हुए कौन है? समाजवादी कहते हैं पहले यह तय होगा कि तेरा हाथ कौन पकड़कर तुझे अंदर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। ससोपा परसोपा वाले जनतांत्रिक समाजवादी हैं, पीपुल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले साम्यवादी हैं। दोनों तरह के कांग्रेसी हैं, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर वाले हैं, क्रांतिकारी समाजवादी हैं। हर एक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाकर लोगों से कहना चाहता हूँ, लो समाजवाद आ गया। समाजवाद परेशान है। क्यों परेशान है? उधर जनता भी परेशान है कि समाजवाद आ नहीं रहा। जनता भी इस कारण से परेशान है कि उसे लाया नहीं गया।
समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में घोल गप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है पर उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था लागू होती है पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, वो राजनीतिक चंगुलों में फंसकर रह जाती है, वो व्यवस्था लागू हो नहीं पाती। इसी पर भी व्यंग्य है इसमें। इस देश में जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखकीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग सहकारिता को ही नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक क्या है, एक मिनट, एक स्पिरिट है, ऐसे जो स्पिरिट होता है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। कि इतने ही अंदर इतनी भ्रष्टाचारी चलती है, घोर भ्रष्टाचारी चलती है कि जो सहकारिता है वो नष्ट हो जाती है और समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। जो उसको लाने वाले थे वहाँ से बिल पास होता है, लेकिन आगे वो गरीबों तक जो कुछ जो नियम आते हैं उनके लिए, जो राशन है या जितनी भी सुविधाएं उनके लिए आती हैं, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती। समाजवादी कौन है, उसी पार्टी के ही हैं, लेकिन वही अपने तक ही सीमित उसको रख लेते हैं। यो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब समाजवाद आ ही रहा है। प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि समाजवाद आ रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, दिल्ली में फरमान जारी हो जाए, दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौर पर निकल रहा है, सब जगह उसको पहुंचाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन वो नहीं पहुंचता। उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। एक सचिव दूसरे सचिव से क्या कहता है कि ये लो, एक और वीआईपी आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो, नाक में दम है। वीआईपी क्या है, समाजवाद। इनकी जो घोषणाएं हुई हैं वहाँ से तो चल पड़ती हैं, लेकिन ये राजनीतिक चुंगलों में बीच में ही फंस कर रह जाती हैं और जहाँ इसको गरीबों को जो चीज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। कलेक्टरों को हुक्म चला जाएगा, कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एसडीओ तहसीलदार को लिखेगा, पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद को सुरक्षा की तैयारी करो कि किस प्रकार से वो आ रहा है। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे हो तिवारी बाबू, एक समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो तो उसे। कि समाजवाद एक कागज में सिमट कर रह जाता है। तिवारी बाबू क्या करेंगे कि कागज निकाल कर दे देंगे, फिर बाबू से कहेंगे, अरे वह समाजवाद तो परसों ही निकल गया, उसकी बात तो परसों ही समाप्त हो गई थी, उसको वह समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने ही नहीं गया उसको स्टेशन पर। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। फिर तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता, क्या आ सकता, बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, दशहरा आ रहा है, दंगे के आसार हैं, पूरा फोर्स हम दंगे में निपटने में लगा है। मुख्य सचिव दिल्ली को लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं और उसका आना भी मुलतवी किया जाए, यानी कि उसको टाल दिया जाए एक बार के लिए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगमन में कागज दब जाएं और जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे खास एतराज भी नहीं है। जनता के द्वारा न आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो ये ऐतिहासिक घटना बन जाएगी। दफ्तरों में कैसे आ जाएगा कि जो घोषणाएं होती हैं, जितना इनको सुविधाएं दी जाती हैं निम्न वर्ग को, वो नहीं पहुंचती, बल्कि वो एक कागजों में ही बनकर रह जाती हैं। जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे घटती जो अंतिम अवस्था तक आती हैं, जो सरकारी अफसरों में दफ्तरों के वहाँ पास दबकर ही रह जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही छोटा हिस्सा ही यहाँ तक पहुँचता है। तो जो दिखाया जाता है व्यंग्य है, एक तो राजनीतिक व्यवस्था पर इसमें व्यंग्य किया गया है, दूसरा लालफिताशाही जो चल रही है उस पर व्यंग्य है, और तीसरा निम्न वर्ग उच्च वर्ग इसके लिए कोई कार्य नहीं करता, केवल उसको अपने आप से मतलब है, और शुद्र जो वर्ग है, निम्न वर्ग है, वही करता धरता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये व्यंग्य था हरिशंकर परसाई का टूटता हुआ गणतंत्र।
इसकी कुछ विशेषताएं बनेंगी, बड़े प्रश्न जब आएंगे आपके तो इसका मूल भाव पूछा जाएगा और मूल भाव या इसकी ठिठुरता हुआ गणपत्र में किस पर व्यंग्य किया गया है, इस प्रकार का प्रश्न आपके बनेगा। तो इसको एक बार आप भी अच्छे से पढ़ना और इसके कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।